नमस्कार, मैं पूजा। एचसीजी ग्रुप की सहायता से इनमें ट्रैवल प्रस्तुत हेल्थ टॉक इस विशेष शो में मैं फिर से एक बार आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा विषय है हेड नेक कैंसर के बारे में आज हम थोड़ी सविस्तर जानकारी लेने वाले हैं और इस बारे में आज हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं डॉक्टर श्याम श्रीवास्तव। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि 27 को हेड नेक कैंसर डे था और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में या इसमें जो है वो हेड नेक कैंसर जो है वो बहुत फैला हुआ है। तो आज इसी बारे में आज हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं डॉक्टर श्याम श्रीवास्तव जी। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे कराती हूँ और फिर हम आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो डॉक्टर श्याम श्रीवास्तव जी है, वो सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट रहे हैं और उन्हें इस क्षेत्र का 40 साल का बहुत गहरा ऐसा अनुभव भी रह चुका है। डॉक्टर श्याम श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ है, उनका स्वागत करते हैं और आज के विषय की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर श्याम जी, सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपका मनपूर्वक स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद पूजा जी, और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आप सबसे कुछ विचार विमर्श कर सकते हैं। धन्यवाद जी बिल्कुल। जैसे मैंने शुरू में कहा डॉक्टर की 27 को हमने हेड नेक कैंसर डे था, तो इसी से लेकर आज मुझे आपसे थोड़ी सविस्तर जानकारी चाहिए कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हेड नेक कैंसर हमारी बिरादरी में बहुत फैला हुआ है और बहुत ज्यादा है ये हेड नेक कैंसर के जो केसेस है वो। सबसे पहले मैं ये जानना जरूरी चाहती हूँ और दर्शकों को ये बताना जरूरी चाहती हूँ आपके माध्यम से कि ऐसा क्यों है हमारी बिरादरी में हेड नेक कैंसर जो है वो इतना फैला हुआ क्यों है। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि पिछले 27 तारीख को हम सभी ने हेड नेक कैंसर डे मनाया था। ये मेरे ख्याल में हमारे देश के लिए और हम पूरे जो क्षेत्र है जिसको हम एशियन रीजन कहते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि हमारे ही जो क्षेत्र है उसमें जो मुंह और गले के कैंसर है वो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। और जैसा कि आप देखेंगे ये करीब 1/3 कैंसर जो हम देखते हैं वो मुंह और गले के कैंसर होते हैं। उसमें मुख्यतः पुरुष हैं जिनमें कि अधिकांशतः ये देखा गया है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ होते हैं और आपने जैसा कहा कि इसके विषय में थोड़ा बताइए कि मैं आगे थोड़ा सा विस्तार में आपको ये बताऊंगा। लेकिन ये कैंसर ऐसे हैं जिनको कि बचाया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि होगा। ये हमारी कुछ आदतें इस तरह की हैं जिसमें कि ये कैंसर कुछ ज़्यादा होते हैं और इसलिए ये बड़ा महत्व हो जाता है कि हम इस तरह के कैंसर डे जिसको कहते हैं हेड नेक कैंसर डे, इसके बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करें, लोगों से बात करें। और जैसा कि ये माध्यम है, आपने जो माध्यम लिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, जैसे करीब बहुत सारे दर्शक हैं और जिनको कहने चाहिए सारे दर्शक इन माध्यम का उपयोग करते हैं और अगर इससे वो कुछ सीख ले सकते हैं ये सबसे अच्छी बात रहेगी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर हमारे जो मीडिया का माध्यम है जिसके थ्रू के लोग देख रहे हैं और कुछ समझ सकें इसके बारे में कि किस तरह से इन चीज़ों को कम किया जा सके, किस तरह से हम अधिक स्वस्थ रह सकें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ये कैंसर डे बहुत आवश्यक है और हम इस माध्यम से लोगों को एक तरह से शिक्षा दे सकते हैं कि कैसे ये कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल। जैसे डॉक्टर अभी आपने कहा कि हेड नेक कैंसर के जो केसेस है वो पुरुषों में ज्यादातर पाए जाते हैं, तो इसका कारण तो मुझे जानना है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये जानना बहुत जरूरी लगता है, क्या हम हेड नेक कैंसर को रोक सकते हैं या रोकना संभव है हेड नेक कैंसर को? इसके बारे में दर्शकों को क्या जानकारी? बिल्कुल, आपने जो प्रश्न किया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये प्रश्न इस तरह से लिया है इसको। हमारे जो सबसे अधिक कैंसर होते हैं जिसमें 3 प्रकार के खास तौर पर कैंसर हैं। एक तो जो है कि मुंह और गले का कैंसर जिसे हेड एंड नेक कैंसर कहते हैं, वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। जैसा मैंने आपको कहा करीब 1/3 कैंसर जो हम देखते हैं उसमें वो जो है मुंह और गले के कैंसर होते हैं। दूसरे और कैंसर हैं जैसे कि गर्भाशय मुख का कैंसर जिसे हम कैंसर सर्विक्स कहते हैं। तीसरा है स्तन कैंसर जो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा, ये 3 महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले कैंसर है वो होते हैं कैंसर। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में यही कैंसर है जो कि हम ज़्यादातर जो उन्नत अवस्था यानी जिसको एडवांस स्टेज कहते हैं उसमें देखे जाते हैं। और अगर आप इन
दोनों कैंसर, तीनों कैंसर के बारे में बात करें तो सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इनको बहुत जल्दी पहचान सकते हैं, कम अवस्था में, जिसको अर्ली स्टेज में कहते हैं, हम इनको पहचान सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। इसका कारण है कि पॉसिबली हमारी जो जनता है थोड़ी अनभिज्ञ है इनके विषयों के मामले में। इसलिए हमारा बहुत उपयोगी कर्तव्य है, जो कि आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, कि कैसे इनको जागरूक कराया जाए। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से आपने कहा कि ये बहुत अच्छा माध्यम है कि दर्शकों को जागरूक करना, या फिर जो कोई कैंसर पेशेंट इन्हें देख रहे हैं, उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर कोई ज़रूरतमंद मार्गदर्शन मिल सकता है। तो मुझे आगे आपसे यही सवाल पूछना है कि जैसे कि हमने जाना कि पुरुषों में इसका जो कारण है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली में ये कारण क्या है पुरुषों में ज़्यादातर हेड नेक कैंसर दिखने का? इस बारे में भी मुझे लगता है दर्शकों को मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा-सा मार्गदर्शन इस बारे में। जरूर जरूर, जैसे आपने कहा, जैसे पिछला प्रश्न और ये दोनों प्रश्न एक साथ ही इनको ले सकते हैं अपन, जी, जी, कि बिल्कुल। पुरुषों में अधिक क्यों होता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि देखिए कि हमारे देश में अगर हम मुंह और गले के कैंसर के बारे में कहते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है तंबाकू का, कि लोग जी। तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखा का सेवन करते हैं। और हमारे देश में कई जगह तो इवन जिस तरह से सुबह सुबह उठ करके लोग दांतों को मंजन करते हैं, तो उसमें भी कई बार ये मिश्री या इस तरह की चीज़ों का उपयोग किया जाता है। और ये बहुत समय से, ये पहले से हमको पता है कि जो स्टडीज़ हुई हैं, कि ये जो हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, इसमें तंबाकू का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो अगर हम तंबाकू का उपयोग कम कर दें या तंबाकू का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दें, तो संभव है कि ये कैंसर भी बहुत कम हो जाएंगे। और यही एक बड़ी चीज है। जहां तक पुरुषों का सवाल है, आप ये देखेंगे कि महिलाओं में कुछ एक क्षेत्रों में जहाँ की वो भी तंबाकू का उपयोग करते हैं, इधर जैसे कि तंबाकू को गुटखे के रूप में उपयोग करते हैं मुंह में रखने के लिए, कुछ लोग जो है सिगरेट या बीड़ी पीने के उसमें करते हैं। तो पुरुषों में ये जो व्यसन है वो सबसे ज्यादा होता है। पुरुष जो है, कभी भी जैसे गांव में देखते हैं तो चौपाल हुआ करती है, वहां बैठते हैं तो सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ में तंबाकू घिस करके एक दूसरे को देते हैं। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें बचपन से ही आदत डाली जाती है, और कई सालों तक लोग तंबाकू उपयोग करते हैं। कुछ एक लोगों को तो ऐसा देखा गया है कि रात को सोते समय भी वो तंबाकू का एक कोई, जिसको गुटखा कहते हैं, मुंह में रखते हैं और उसी को रख करके सो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे मुंह के अंदर ये तंबाकू बार बार इरिटेट करती रहती है, और ये भी एक कारण हो सकता है कि इसमें मुंह और गले के कैंसर सबसे ज्यादा होते हैं। और महिलाओं में ये कम होती है। और जैसा कि मैंने एक बार पिछली बार आपको कहा था कि अभी हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं में भी ये आदत थोड़ी शुमार हो रही है, खासतौर पे जिसको कहते हैं स्मोकिंग के साथ में, यानी कि सिगरेट का साथ। तो ये रोकना चाहिए। अगर हम ये तंबाकू को बचा सकते हैं तो ये हेड एंड नेक कैंसर और जो मुंह और गले के कैंसर उनको भी काफी मात्रा में बचा सकते हैं। तो दरअसल देखा जाए तो जैसे मैंने आपको पिछले कहा, ये 3 कैंसर है जिसको हम बहुत अर्ली अवस्था में पकड़ सकते हैं, पूरी अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं, चाहे वो हेड एंड नेक कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर। अगर इनको प्रारंभिक अवस्था में पकड़ा तो ये एकदम ठीक हो जाते हैं और सामान्यतः अपने जगह पे वो काम कर सकते हैं। तो इनका प्रिवेंशन, जो आपने कहा कि कैसे हम बचाव कर सकते हैं, उसका सबसे वो बड़ा कारण है कि अगर हम तंबाकू का उपयोग बंद कर दें, बहुत बड़ा कारण हुआ। इसमें बहुत सारे जो जानें बच सकती हैं। दूसरा हमारे यहाँ एक और बड़ा कारण है, वो है ओरल हाइजीन का, कि कई बार ये होता है कि लोग बाग पूरी तरह से अपने ओरल हाइजीन बराबर नहीं रखते हैं। फिर अगर किसी के दांत बहुत शार्प हैं, अच्छी तरह से उनको डेंटिस्ट को नहीं दिखाते हैं, दांत के डॉक्टर को जाना चाहिए। कई बार दांत के अंदर भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब तक कि हम ये एक, जिसको कहते हैं, स्वस्थ आदत ना डालें, है ना, हेल्दी हैबिट्स ना डालें, तो ये तकलीफ दे सकते हैं। इसलिए तंबाकू या ऐसे कोई भी व्यसन है जिनको कि मुंह और गले में रख करके इनका उपयोग किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिसको कि हम कहते हैं कि स्वस्थ व्यसन, स्वस्थ रखना अपने शरीर को अति आवश्यक है। और ओरल हाइजीन, वो भी एक बड़ी आवश्यक चीज है जिसको कि होना चाहिए। किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। अगर दांत में या मुंह और गले के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक तरह से कहीं ना कहीं किसी भी डॉक्टर को दिखा करके सही करना चाहिए। तो इनसे बचाव तो बड़े आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई भी शक नहीं है।
जी, बिल्कुल। जैसे कि हमने जाना कि एशियन कंट्रीज़ में है, हम सब जानते हैं कि एशियन कंट्रीज़ में हेड नेक कैंसर की जो संख्या है, वो बहुत ज़्यादा है तुलना में दूसरों देशों की बराबरी करने जाए तो। तो मुझे आपसे अगला सवाल यही पूछना है, अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर बात की जाए, तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में आप क्या बता सकते हैं? क्या रेडियोथेरेपी हो या केमोथेरेपी हो, इसके इलाज के लिए काफ़ी है या फिर सर्जरी कंपल्सरी होती है इसके ट्रीटमेंट में? पहले के ज़माने में ये हुआ करता था कि एक ही डॉक्टर देखते थे और जिनके पास जाएँ उस तरह से करते हैं। आज की तारीख में क्या होता है कि कैंसर में हमेशा ये जिसको हम कहते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, तो इसके अंदर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्को तीनों साथ में बैठ कर के इसके बारे में विषय में चर्चा करते हैं और इसके लिए मरीज़ के लिए क्या सही है, उसका उपयोग करते हैं। अगर समझ लीजिए किसी के ज़बान पे कैंसर है, जीभ के ऊपर कैंसर है, एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। बहुत छोटा है, इसको हम अगर मान लीजिए ऑपरेशन से काट के निकाल सकते हैं, फिर बाद में अगर आवश्यक हुआ तो रेडियोथेरेपी दे सकते हैं और आवश्यक हुआ तो कीमोथेरेपी दे सकते हैं। तो ये सब जो साथ में बैठ कर के होता है और ये जो है बहुत पहले समय से जो इलाज हुए हैं, उनसे ही पता लगता है कि कौन-सा इलाज सबसे अच्छा रहेगा। कई बार ये होता है कि शायद एक ही इलाज काफ़ी पूर्ण होता है, आवश्यक नहीं होता है। छोटी बीमारी हो, खाली ऑपरेशन किया, बहुत ही छोटा ट्यूमर है, 1 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर था, कोई और ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कि इसकी दुर्भावना हो कि ये दोबारा हो सकता है, तो ऑपरेशन के अलावा इसकी आवश्यकता नहीं होती। कई बार बहुत छोटा होता है, वहाँ रेडियोथेरेपी है, जैसे कि रेडिएशन और ब्रेकीथेरेपी और एक्सरे रेडिएशन देकर के पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि वो अगर आसपास की गांठों में फैला गया है तो उसके साथ में कीमोथेरेपी भी ज़रूरत होती है। तो ये आजकल क्या होता है कि ये मल्टीडिसिप्लिनरी टीम बैठ कर के साथ में विचार करते हैं कि कौन-सा इलाज इस मरीज़ के लिए सबसे अच्छा होगा। इसमें बहुत आवश्यक 2-3 चीज़ों को देखा जाता है कि जो भी इलाज कर रहे हैं, उससे मरीज़ के अंदर कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आज नहीं, अगले समय तक, है ना? जब तक जीवन है, जब तक वो वापस समाज में जाते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, वो दोबारा अपना काम कर सकते हैं। और जहाँ तक प्रश्न है कि सर्जरी की आवश्यकता होती है, जहाँ आवश्यक है वहाँ कर लेना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि एक जो है ये आपके मरीज़ की जान बचाती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो भी इलाज समझाया जाता है, वो किसी न किसी जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, यानी कि इसके हमारे पास तथ्य हैं ये कहने के लिए कि ये इस मरीज के लिए सबसे अच्छा इलाज है। तो जो भी आवश्यक होगा वो होता है कि जैसा भी हो, सर्जरी की आवश्यकता हो तो सर्जरी ज़रूरत है, कभी कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है, कभी कीमोथेरेपी पहले देते हैं। तो ये सारे कहीं न कहीं पर हमारे पास इसका डेटा है, ये तथ्य हैं और उसके अनुसार इसको निश्चित किया जाता है। तो ज़रूरत होगी वो डॉक्टर बताता है कि भई आपके लिए बहुत आवश्यक, उससे भागना नहीं चाहिए, वो हमेशा मरीज के लिए अच्छे के लिए ही होगा। जी, बिल्कुल। जैसे कि डॉक्टर सबसे पहले हमने जाना कि ये हेड नेक कैंसर जो है वो पुरुषों में ज़्यादा होता है महिलाओं की तुलना में। तो एक तंबाकू तो ये महत्वपूर्ण कारण है या इम्पोर्टेंट कारण है ये हेड नेक कैंसर का पुरुषों में ज़्यादा होने का। लेकिन क्या सिर्फ़ एकमात्र तंबाकू ही कारण है या और कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं पुरुषों में हेड नेक कैंसर ज़्यादा पाने के? और दूसरी बात आपसे ये पूछनी है कि और ऐसे कौन से कैंसर्स हैं जो पुरुषों में ज़्यादा पाए जाते हैं? हाँ, नहीं, एक जो मैंने कहा कि एक तो तंबाकू एक तो बहुत बड़ा कारण है, जिसको कि एक तरह से पूरी तरह से सिद्ध किया जा चुका है कि तंबाकू सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि हुँ, ओरल हाइजीन में कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि जैसे किसी के दाँत में शार्प दाँत हों और नुकीले हों, तो वो बार-बार वहाँ इरिटेट कर रहे होते हैं। कभी-कभी लोग जैसे कि कहा जाता है कि सुबह-सुबह ब्रश करना चाहिए, जीभ को साफ करना चाहिए, वो लोग नहीं करते हैं। खाना खाने के बाद और सामान्यतः ये होता है कि लोग सोकर उठते हैं तो उसमें तो दाँतों को साफ करना चाहिए, मुँह को साफ करना चाहिए। ख़ास तौर पे जब यह रात को सोते टाइम भी करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए दाँतों के बीच में खाना जमा रहता है तो उससे दाँत खराब होते हैं और हुँ, वो बाद में चाहे ज़बान हो, चाहे वो बकल मिकोजा जिसको कहते हैं, या कहीं न कहीं वो इरिटेट करते रहते हैं। तो ये हुँ, बड़ा मुख्य कारण है। कुछ एक कैंसर में ये भी माना जाता है कि शायद कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जैसे कि कुछ लोगों ने तंबाकू कभी खाई नहीं, किसी ने कभी स्मोकिंग नहीं किया, बट उनको भी कुछ तरह के कैंसर हो जाते हैं। तो इसके बारे में बहुत अधिक पता नहीं है, बट इसको मान के चलते हैं कि शायद उनके अंदर जेनेटिक इस तरह की चीज़ें रही हों, जिनसे कि ये इस तरह के कैंसर होते हैं।
और पुरुषों में ज्यादा होता है क्योंकि पुरुष ही मेरे ख्याल है ये इस तरह के व्यसन ज्यादा करते हैं बनस्पत महिलाओं के। तो यही एक मेजर कारण है कि इनमें ज्यादा हुआ करता है पुरुषों में ये। जी बिल्कुल। और जैसे मैंने पूछा कि और ऐसा कौन सा कैंसर है जो पुरुषों में आमतौर पर ज्यादा पाए जाते हैं? हाँ, जो देखिए एक तो जो पुरुष और महिलाओं में कुछ एक अंगों का अंतर होता है, जैसे कि पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होता है तो वो महिलाओं में नहीं होता है, प्रोस्टेट की ग्रंथि जो है, तो पुरुषों में वो भी ज्यादा होता है। अच्छा, पुरुषों में अगर हम कैंसर देते हैं तो हेड एंड नेक कैंसर के अलावा जैसे ईसोफेगस का, खाने की नली का कैंसर है, वो भी काफी मात्रा में देखा गया है इसमें। और जो मुख्यतः जो है जो कि गली के अंदर जो नली, खाने की नली के जो अंतिम भाग है जिसको गुदा कहते हैं, वहाँ के कैंसर भी ज्यादा देखे गए हैं। इस तरह के स्टमक कैंसर भी थोड़ा सा पुरुषों में ज्यादा होता है। लंग कैंसर पुरुषों में ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। जैसे कि आपने देखा कि पश्चिमी देशों में जो है स्मोकिंग की हैबिट कम हो रही है पुरुषों में, महिलाओं में बढ़ रही है, तो इनमें भी इस तरह के कैंसर होते हैं। तो जो काफी कुछ तो अंग से स्थित है जो कि पुरुषों में है, महिलाओं के कंपैरिजन में अलग होते हैं। अन्यथा बाकी जो कैंसर आप देखते हैं वो करीब करीब बराबर रहते हैं दोनों में, महिलाओं में और पुरुषों में। जी। ट्रीटमेंट के बाद जो कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं उसके बारे में आप क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं डॉक्टर? हाँ, इसमें बहुत आवश्यक एक चीज है कि आदमी ये सोच करके चले कि देखिए अगर हेड एंड नेक कैंसर है तो उसमें कहीं ना कहीं अंग को काटा जाता है। अगर हम सर्जिकल देखें, यानी कि अगर शल्य चिकित्सा की बात करते हैं, अब एक उदाहरण लीजिए, किसी को अगर जबड़े का कैंसर हो गया है तो अगर बहुत छोटी अवस्था में है तो उसको काटा जाएगा। जब काटेंगे तो थोड़ा सा मुंह में टेढ़ापन आ जाएगा। अगर किसी को गाल का कैंसर है तो उस गाल के हिस्से को निकाल करके अपने शरीर के दूसरे अंग की चमड़ी वो वहां लगाई जाती है, तो वो थोड़ा सा अलग दिखता है। तो जब आप कॉस्मेटिक चेंज देखते हैं, और मुख्यतः अगर आप देख रहे हैं जहां कर की ऑपरेशन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंज अवश्य होता है। तो कॉस्मेटिक चेंज के पहले से ध्यान रखना चाहिए। और इसमें आजकल बहुत अच्छी उन्नति हुई है, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जन जो हैं, रिकंस्ट्रक्शन सर्जन जी को कह सकते हैं, बहुत अच्छी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। एक जमाने में ये संभव नहीं था कि किस तरह से रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, इसको काट करके वो मुंह टेढ़ा ही हो जाता था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, चाहे हमारे कोई हड्डी हो, जैसे कि मान लीजिए जबड़ा निकाल लिया, जबड़े की हड्डी निकाल ली गई है, तो अपनी जो पसली होती है उसमें से वो लेकर के हड्डी वहां लगा देते हैं। और आजकल तो 3D रिकंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं, तो इनको देख करके आपका मुंह काफी कुछ ठीक मात्रा में किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि जहां पहले गठान थी, पहले जहां कैंसर था, उसको जब काटते हैं तो थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन के अनुसार थोड़ा सा बदलाव अवश्य आता है, लेकिन वो ध्यान में रखने की चीज है। और मैं सोचता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को ये पहले से पता हो कि हमारे चेहरे में थोड़ी सी विकृति आएगी, तो वो उसके लिए तैयार रहती है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये विकृति ठीक है, जान तो बची। सबसे ज्यादा उपयोगी चीज ये है कि जब हम रहेंगे तो ही आगे काम कर सकते हैं। और मान लीजिए आपने इलाज नहीं कराया और आप सुंदर दिखते रहे तो कोई फायदा नहीं है उसका ना। तो इसलिए थोड़ी बहुत विकृति जो है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, वो बुरा नहीं है। इसके साथ में दूसरी चीज बहुत आवश्यक है। आजकल हम कई बार देखते हैं कि ये जो विकृति होती है वो आदमी को बुरा क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है कि जो देखने वाला है वो उसको बड़ी हे दृष्टि से देखता है कि अरे इसका मुंह टेढ़ा दिख रहा है। तो समाज में ये बदलाव आना आवश्यक है कि अगर उनको ये पता है कि इसको कैंसर था, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, या नाक टेढ़ी हो गई, या सिर का कुछ हिस्सा है जो टेढ़ा दिख रहा है, तो समाज को भी ये स्वीकार करना चाहिए कि कम से कम ये मनुष्य जो हमारे साथ है वो आया है उस और उपयोगी है, और उसके साथ पूरा काम करना चाहिए। अभी मैं कुछ दिनों पहले से कुछ एक आजकल तो व्हाट्सएप बहुत ज्यादा कॉमन है, वीडियो भी देख रहा हूँ, इसमें काफी कुछ हद तक ये चीजें बताई जा रही हैं कि जिसमें कुछ विकृति होती है, कुछ महिलाओं को एसिड फेंका जाता है लेकिन चेहरा बिगड़ जाता है, वो पूरी समाज में आ रही हैं वो महिलाएं, और लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है ये कैंसर के साथ भी यही होना चाहिए लोगों को, कि सोचें कि अगर मान लीजिए कोई विकृति है और अगर कुछ दिख रहा है कि चेहरे में उतना स्वाभाविक नहीं दिख रहा है, तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। तो ये हमारे समाज के साथ भी आवश्यक है।
जी, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि जो विकृति है उसे स्वीकार करें और अपने काम में आगे बढ़े, तो मुझे यही पूछना है, बहुत से लोग होते हैं वो विकृति देखकर घर पे बैठ जाते हैं या डर जाते हैं उसे देखकर। तो ना डरें इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे दर्शकों को इस बारे में क्या या फिर वो रोज़मर्रा के काम अपने कर सकते हैं, इसके बाद इस बारे में क्या बताएँगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल, वो रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं। देखिए, कैंसर का इलाज एक थोड़े समय का बात है। कभी-कभी ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का इलाज होगा बहुत सी बात। ये जैसे मान लीजिए अगर तीनों विधाओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, तो 3-4 महीने में आदमी वापस समाज में जा सकता है। मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ सभी से कि अपने मन को आप दुरुस्त रखिए, अपने मन को आप तंदुरुस्त रखिए, अपने मन को आप जिसको कहते हैं कि पूरी तरह से स्ट्रांग रखिएगा। अगर आपने अपने अंदर ये सोच के रखा हुआ है कि मेरे जीवन का कुछ अर्थ है यहाँ पर, तो वो पूरा करना चाहिए। हम लोग जो भी यहाँ आए हैं, ये किसी न किसी कर्तव्य के लिए आए हैं और उस कर्तव्य को निभाना हमारा कर्तव्य है कि उसको हम पूरा करें। तो अगर विकृति है, ये तो बाहर की विकृति है, अंदर की तो विकृति नहीं है, मन के अंदर तो कोई विकृति है ही नहीं। तो अगर मान लीजिए कोई समाज में आपको देख के हंस भी देता है कि अरे टेढ़ा चेहरा दिख रहा है या कुछ दिख रहा है, लेकिन आपको तो पता है कि मुझे तो काम ये करना है, तो ये घर में बैठना एक अच्छी बात नहीं है कि आदमी को अपने जो सामान्य काम है वो बहुत जरूरी होना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद ही सो कॉल्ड डिप्रेशन में रहते हैं तो वो बड़ी खतरनाक चीज हो जाती है। आपका इलाज हुआ है, आप पूरी तरह से ठीक है, आप दोबारा जाइएगा और आपको वहां पर समाज में वापस जाइएगा और ये समाज आपको स्वीकार करेगी। आप जब अपने कार्य में निपुण और सक्षम रहेंगे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई भी मरीज है जिसको कि कैंसर का इलाज हुआ है, वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, पूरा इलाज लिया है उन्होंने, अब वो वापस अपने घर का जितना काम है वो करें, बाहर जाएं, समाज में पूरी तरह से जो भी कार्य के लिए वो हैं करें। और जो उन लोगों ने उनको जॉब दिया है, अगर वो मान लो किसी जगह काम कर रहे हैं और उनके जो मालिक हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि ये पूरी तरह से सक्षम है और काम कार्य कर सकता है और उसको वही काम करना चाहिए जो कोई वो पहले कर रहा था। साथ में कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ एक ऐसी व्याधि हो सकती है कि जिसमें कि वो जो जिसको कहते हैं बहुत मेहनत वाला काम ना करे, तो उसमें डॉक्टर इनको एक सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं कि इनको कुछ इस तरह का काम दिया जाए जिसमें कि बहुत ज़्यादा मेहनत ना लगे इस तरह का। बट हमेशा ये आवश्यक नहीं होता है। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि अगर वो आदमी अंदर से स्वस्थ है, तो वो तरह से पूरा काम कर सकता है अपना, उसको कभी उसको घर में नहीं बैठना चाहिए, ना ही उसको समाज से किसी से डरना चाहिए और वो पूरी तरह से काम कर सकता है। मैं तो कई बार ये भी कहता हूँ अगर मान लीजिए अगर पैदा होते किसी का एक हाथ में परेशानी है, लेकिन वो पूरा जीवन दूसरे हाथ से कर सकता है। कई लोग ऐसे देखे हैं जिनके दोनों पैर टूट जाते हैं, लेकिन वो ऐसा काम करते हैं जो कि दुनिया में एक उदाहरण बन जाता है। तो ये सारे मरीजों को एक उदाहरण बन के काम करना चाहिए कि कोई आवश्यक नहीं है कि मैं घर में बैठूं या मुझे दो लोग क्या कह रहे हैं। आप अपना पूरा काम कीजिए और समाज आपको पूरी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से स्वीकार करेगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई मत नहीं है। जी, एक आखिरी सवाल बहुत सी बार आपसे भी पूछा जाता होगा डॉक्टर, क्या ये कैंसर जो होता है हेड नेक कैंसर, क्या वो जेनेटिक होता है? और दूसरी एक बात, ट्रीटमेंट के बाद मतलब एक बार ट्रीटमेंट खत्म हो जाए तो बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि ट्रीटमेंट खत्म हो गया, अभी हम इससे बिल्कुल ठीक हो गए, अभी हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ट्रीटमेंट के बाद भी उन लोगों को अपना ख़्याल रखने की कैसी ज़रूरत होती है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, अपना ख़्याल तो रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी कैंसर के डॉक्टर होते हैं, वो पहले जब भी कैंसर का इलाज या टीम जो है कैंसर का इलाज करने के बाद वो हमेशा कहते हैं कि आप फ़ॉलो अप पे आइए। उसका कारण ये होता है कि जब हेड एंड नेक कैंसर को हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो कुछ एक थोड़ी-सी संभावना होती है, चाहे वो अर्ली स्टेज में हो या लेट स्टेज में हो, कि दोबारा बीमारी हो सकती है। इसलिए उनको रेगुलर फ़ॉलो-अप के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर शुरू में 2-3 महीने के इंटरवल से पहले 1-2 साल तक बुलाते हैं, फिर धीरे-धीरे ये इंटरवल बढ़ा करके 6 महीने बुलाते हैं, 1-2-3 साल तक, फिर साल में 1 बार बुलाएँगे, फिर 3-4 साल में 1 बार बुलाएँगे, तो जाकर के देखना चाहिए। उसका कारण ये है कि फ़ॉलो-अप बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो भी मरीज हैं, अगर मान लीजिए दोबारा बीमारी अगर होती भी है, जिसकी संभावना कम है, लेकिन अगर होती भी है, तो इसका इलाज पुनः उसी तरह से हो सकता है, जैसे कि पहले हुआ था और वो दोबारा समाज में वापस जा सकते हैं।
लेकिन अगर इस चीज को अवॉइड किया जाए, इस चीज को बराबर ना करें, तो वो कई बार मरीज फिर दोबारा ऐसी स्टेज में आता है कि जिसका कि इलाज संभव नहीं होता, और इससे बचना बहुत जरूरी है। इसलिए फॉलोअप बहुत जरूरी है। इलाज पूरा हो गया है, इसके बाद डॉक्टर आपको बुलाएंगे। अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर बाय द वे वो भूल भी जाते हैं, नहीं बुलाते, तो भी मरीज को खुद जाना चाहिए, एक बार अपनी जांच करा लेना चाहिए। तो ये फॉलो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जहां तक ये जेनेटिक का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि इसके बारे में भी बहुत जानकारी नहीं है हमारे पास कि वाकई ये जेनेटिक होता है कि अनुवांशिक जिसको कहते हैं, कि एक से दूसरे में लगना, दूसरे से तीसरे अपने जैसे माता पिता से बच्चों में होना, इसकी कोई जानकारी तो है नहीं हेड एंड नेक कैंसर में। लेकिन सिर्फ इसमें यही हो सकता है कि कुछ एक लोगों में कोई व्यसन ना होते हुए भी किस तरह के कैंसर होते हैं, तो शायद कुछ और कारण हो सकता है, इसमें कुछ जीन्स में अल्टरेशन हो सकते हैं। इसके बारे में बहुत अभी शोध चल रहा है, लेकिन कोई बहुत ही कंक्लूसिव नहीं है। तो एक तो ये बात है, अगर ये कैसा भी हो, लेकिन फिर भी मैं सबको पुनः ये कहना चाहूँगा कि फॉलोअप कैंसर में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों को जाना चाहिए और डरना नहीं चाहिए कि दोबारा हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, क्योंकि इन सब का इलाज पूरी अच्छी तरह से संभव है। जी बिल्कुल डॉक्टर, आज आपने हेड नेक कैंसर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूजा जी। इनमें ट्रैवल के इस फेसबुक पेज पे हम रोज दोपहर 3 से 5 बजे के बीच लाइव आएंगे। अगर आपको भी ऐसे कोई सवाल डॉक्टरों से पूछने हैं कैंसर से लेके, तो आप जरूर हमें पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। अगर इनमें ट्रैवल की ये पहल आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी वजह से आप हमारा ये लाइव कार्यक्रम मिस करते हैं या फिर ये शो हमारा मिस करते हैं, तो आप हमारे इनमें ट्रैवल की यूट्यूब चैनल पे जाके आप इसे फिर से एक बार देख सकते हैं। अगर आपको ये हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।